नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज की इस डीएनए वाली वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ। रोज हमारा एक वीडियो आपको मिलता है जिसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के सारे अपडेट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और बहुत जल्दी हम 1 जनवरी से इसमें कंप्लीट BFSI सेक्टर को केटर करने की कोशिश करेंगे। और एक ही वीडियो में आपको कम से कम 5 से 6 या 10 न्यूज आपको मैं डिकोड करता हुआ दिखूंगा। वो आधे घंटे का लगभग वीडियो होगा, बट एवरी सिंगल डे 1 जनवरी से हम एक नया चैलेंज के तौर पर इसको लेंगे और डेली आपको नया वीडियो मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस पर बात करते हैं। यहां पर LIC एजेंटों का अगर कोई काम है तो वो LIC के रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, जो LIC में काम भी नहीं करते, उनको क्यों दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर एडवाइजर्स कमेंट में पूछ रहे हैं। और LIC ने एक सर्कुलर यहां पर लॉन्च किया है। उस सर्कुलर में LIC ने बहुत डिटेल में इस बारे में चर्चा की है और एक सर्कुलर में LIC ने बताया कि वो क्या चेंजेस करने जा रहे हैं। मैं ना आपके पक्ष में बात करूंगा ना LIC के पक्ष में बात करूंगा। मैं दोनों को न्यूट्रल समझते हुए मैं एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचूंगा जहां पर डिसीजन आप लेंगे कि ये काम LIC ने सही किया या गलत किया। और LIC वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपना कंक्लूजन खुद निकालेंगे कि ये काम आपने सही किया या गलत किया। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरू करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, ये चैलेंज 365 2.0 के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। पिछले 37-38 आज मेरा 38वां दिन था और 38वें दिन में हमने 37 दिनों का पूरा एनालिसिस किया, देखने की कोशिश करी कि क्या मैं आपके उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा हूं, नहीं उतर पा रहा हूं, क्या मैं फ्री में आपको वो कंटेंट दे पा रहा हूं जिसके लिए पहले आप लाखों रुपए खर्च करते थे। तो अगर जानना चाहते हो तो सारी के सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। लाइव सेक्शन में जाओगे तो 37 के 37 क्लासेस फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। और रोज सुबह 5 बजे मैं एग्जैक्टली 5 बजे लाइव सेशन शुरू करता हूं। आप वहां पर अगर मुझे लाइव में देखोगे तो मैं आपको लाइव दिख जाऊंगा। और जुड़ने के लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना। और मेरा एक व्हाट्सएप में मैंने एक चैनल भी बना रखा है। इस चैनल के नाम से 365 डेज 5 AM चैलेंज के नाम से बना रखा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और ये मेरा ऐप है, आपके लिए मैंने गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी बना दिया है। ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं जो कुछ बोनसेस या जो कुछ अपडेट्स देता हूं वो सारे के सारे इस ऐप पे आपको मिल जाते हैं। तो जिससे कि आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कोई भी अच्छी चीज, अच्छी जानकारी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आपको चाहिए तो ये चीजें हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर LIC का जो अनक्लेम्ड आउटस्टैंडिंग क्लेम का पैसा है, इसके ऊपर ये पूरी वीडियो हमारी डेडिकेटेड है और इस वीडियो के ऊपर हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हुआ क्या, LIC ने सर्कुलर में एक्चुअल न्यूज जो दी है वो न्यूज इस बारे में है कि LIC ने इसको एक अमाउंट है LIC का, जहां पर वो अमाउंट LIC को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना है। लेकिन कुछ सवाल हैं कि लोग एग्जैक्टली न्यूज क्या है वो तो मैंने बता दिया। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एजेंट्स अपसेट क्यों हैं, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर यार उनका जो पेन है वो वैलिड है, LIC ने फिर से उनको निराश किया हुआ है, ऐसा क्यों लगता है, LIC ने एजेंट्स को ये काम क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत सारे एडवाइजर्स कमेंट में आकर के मेरे से पूछ रहे हैं। अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी बट मैं बना रहा हूँ। ये 18 तारीख की बात है जब LIC ने सर्कुलर लॉन्च किया था। एजेंट्स पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा LIC के इस डिसीजन का, इस पर भी हम गहन चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम पूरा डिकोड करते हैं फ्रेंड्स। हम शॉर्ट में बात नहीं करते, एक तरफा बात करके नहीं निकलता हूं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस टाइप का कंटेंट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप किसी भी कंपनी के जुड़े हुए हों, आपको डिटेल एनालिसिस की सख्त से सख्त जरूरत है। और ये कंटेंट गैप मैंने देश में एनालाइज किया, इसकी नीड थी माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूं। और आपका प्यार भरपूर मुझे मिल रहा है। इस लेवल का कंटेंट आप खुद ये कमेंट में आके बोलते हैं कि इस लेवल का कंटेंट आपको आज तक के इंश्योरेंस ट्रेनिंग की हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। बट क्लेम के इस सर्कुलर में एक्चुअल न्यूज में माय डियर फ्रेंड्स बस बात इतनी सी है कि LIC के पास में बहुत सारी पॉलिसियों का कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो सालों से LIC के पास में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, कोई भी उस पैसे को लेने नहीं आ रहा। और क्लेम कई बार तो ऐसा हुआ कि क्लेम ही नहीं हुआ, पॉलिसी पूरी हो गई, क्लेम करने कोई आया नहीं है। और डेथ क्लेम हो गया बट पॉलिसी डेथ हो गई व्यक्ति की बट डेथ क्लेम नहीं हुआ। पता एड्रेस चेंज कर लिया लोगों ने, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, ईमेल एड्रेस चेंज कर ली, जिसकी वजह से LIC उन लोगों को ट्रेस नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिसी धारक LIC को मिल नहीं रहे। अब इस प्रॉब्लम से ऐसा नहीं कि LIC पहली बार जूझ रही है, हमेशा से ऐसे LIC जूझती आ रही है। और हमारे और आपके जैसे LIC एजेंटों की मदद से LIC अभी तक ये काम LIC एजेंटों की मदद से कर रही थी, जिसमें LIC एजेंट्स को मैं पहले ही बता दूं कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई भी केस लाने का कोई एक्स्ट्रा टिकट साइज कुछ भी नहीं दिया जाता था, कोई भी कन्वेंस नहीं दिया जाता था। LIC एजेंट पूरी तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ, सेवा भाव के साथ LIC के इस काम में फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब LIC एक नया रूल लेके आई है जिसमें सरकार की मुहिम के अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका पैसा आपका हक वाला जो स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके अंतर्गत ये पुराने जितने भी मामले हैं वो LIC के रिटायर्ड जो अफसर है ना, जो LIC से रिटायर हो गए, उनके थ्रू
खुजवाए जाएंगे, उनके थ्रू उनको ट्रेस किया जाएगा और इसके लिए उनको एक मोटी रकम भी दी जानी तय हुई है। इसको मैं मोटी रकम इसलिए कह रहा हूं, उन एडवाइजर्स के लिए मोटी रकम है जो बेचारा अभी इंश्योरेंस एजेंसी में आया है, गांव के किसी कोने से इंश्योरेंस का काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ आ रही है, उसके लिए 1000 रुपए का टिकट साइज भी बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। उसको 1000 रुपए भी अगर एक फाइल सबमिट करने का मिलता तो बहुत खुश होता और वो डेफिनेटली इस काम में आगे आ जाता। इसके लिए मैंने मोटी रकम लिखा है, लेकिन ये नॉर्मली मोटी रकम है नहीं। एजेंट को ये काम क्यों नहीं दिया गया, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करने की जरूरत है, और मैं एक बैलेंस अप्रोच में आपको बात करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके अगेंस्ट बताने वाला हूं या मैं एलआईसी के अगेंस्ट आपसे सिंपैथी गेन करना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात से कई सारे एलआईसी एजेंट इस वीडियो में नाराज भी हो सकते हैं, बट मैं ये रिस्क ले रहा हूं और मेरी बात से एलआईसी खुश भी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम मेरी बात से एलआईसी नाराज भी हो सकती है और एजेंट खुश भी हो सकते हैं। कुछ भी हो, मुझे उससे परवाह नहीं है। मैं एक अनबायस्ड एडवाइजर की तरीके से, अनबायस्ड इंश्योरेंस कोच की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको पता होना चाहिए। अब अमाउंट कितना है पर केस, जैसा यहां पर एक खुला आंकड़ा एलआईसी ने वैसे डिटेल में नहीं बताया, बट फिर भी अमूमन अगर ऐसा केस एलआईसी में अपने किसी के थ्रू करवाती है तो अमूमन 1000 रुपए के आसपास, 500 से 1000 रुपए के आसपास ये अमाउंट एलआईसी उसको देती है। और ये ऐसा इसमें कुछ बात हो रहा है, इस पर अभी मैं कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट वो सर्कुलर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। अब इसमें काम क्या है, जो एलआईसी के रिटायर्ड लोग हैं इनका काम है कि पुराना जो भी एलआईसी का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है ना, उसका एक फाइल तैयार करना, क्लाइंट के पास एड्रेस पर जाना, वो एड्रेस ढूंढना, उसका वेरिफिकेशन करना, और पॉलिसी होल्डर या लीगल हायर अगर कोई है उसको ढूंढना, और जो भी उसको जानकारी मिले, जो भी फैक्ट्स मिले, उसकी एक लिखित रिपोर्ट बना करके एलआईसी के नियरेस्ट ब्रांच में या उस डिवीजन के ऑफिस में एलआईसी को सौंप देना। ये काम है इन रिटायर्ड एलआईसी के अधिकारियों का। अच्छा, ये जो अधिकारी हैं ये कोई नॉर्मल अधिकारी नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कोई क्लरिकल डिपार्टमेंट वाला था नॉर्मल, उसको ये काम दिया जा रहा है। एलआईसी ने बड़े स्ट्रेटेजिकली इस काम को उन लोगों को दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, जो एलआईसी के प्रशासनिक अधिकारी क्लेम्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, और वो उनका वेरिफिकेशन का काम था, क्लेम पास करने का काम था, क्लेम रिजेक्ट करने का काम था, सारा काम था, ये उनको काम एलआईसी दे रही है। तो सर्कुलर में, एक्चुअल न्यूज में बस यही है कि एडवाइजर जो बोल रहे हैं ना, इस सर्कुलर को देखने के बाद कह रहे कि यार हमारा ये तो हमारा काम था। भाई फील्ड में एडवाइजर रहता है या वो प्रशासनिक अधिकारी रहता है? वो तो ऑफिस में एसी में बैठ करके क्लेम पास करता है या फेल करता है। एज अ एडवाइजर मैं फील्ड में जाता हूं, मुझे पता है कि कस्टमर की हालत कैसी है, कस्टमर क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन से डॉक्यूमेंट दे रहा, कौन से नहीं दे रहा। एडवाइजर ये बोल रहे हैं। पॉलिसी एजेंट ने बेची, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये चीज है। पॉलिसी किसने बेची? एडवाइजर ने बेची, ठीक है जी। पॉलिसी एडवाइजर ने बेची, और एजेंट ही परिवार को जानता है, प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं जानता कौन परिवार में है कौन नहीं है, एजेंट जरूर जानता है। और जो दूसरा एजेंट है, दूसरे के कस्टमर है, तो भी वो पूरी जानकारी ले सकता है। एजेंट ही मोहल्ला में जाके, गांव में जाके, रिश्तेदारों में जाकर के सबको जानता है, पहचानता है, और एजेंट ही सालों से कस्टमर के संपर्क में रहता है। प्रशासनिक अधिकारी 3 साल बाद अपनी ब्रांच चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एडवाइजर उसी ब्रांच के आसपास अपना बिजनेस करते रहता है, सालों साल सुविधाएं देता है, लोगों को सर्विस देता है, जानकारी जुटाता है, जान पहचान बनाता है। तो इसलिए मुझे लगता है एडवाइजर जो कह रहे हैं उनका कहना भी गलत नहीं है कि ये तो काम हमारा था, हमारा काम आपने उनको क्यों दिया भाई, आपने रिटायरमेंट लोगों को क्यों दिया। इसलिए जो एजेंट का सवाल है वो बड़ा जायज़ है, मैं एजेंट के इस सवाल को रेस्पेक्ट करता हूं। अगर ये काम हमें मिलता तो फिर ये काम कुछ और प्रोत्साहन राशि में मिल जाती, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट ही मिल जाता। एडवाइजर्स का कहना ये भी है। अब इस पे कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है वो तो इस वीडियो को आप उन लोगों तक भेज दीजिए, देखते हैं एलआईसी इस पे क्या रिएक्ट करती है। तो फिर एलआईसी ने एजेंट को ये काम क्यों नहीं दिया, क्या ऐसी क्या कौन सी वजह थी कि एलआईसी ने ये काम नहीं दिया। एलआईसी का कहना ये है कि ये जो काम है ना बड़ा संवेदनशील है, बड़ा ये थोड़ा टफ काम है। टफ इन द सेंस थोड़ा सा ये ऐसा काम है, थोड़ा रिस्की काम है, इसलिए हमने एडवाइजर्स को नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि देखो आप एज अ एडवाइजर नॉर्मल सर्विसिंग करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, उसको हेल्प करते हैं, बट ये थोड़ा जो काम है ना ये सर्विसिंग से थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा लीगल टाइप का मामला है, ये पैसे का मामला है, यहां पर केस गलत भी हो सकता है। सरकार हो गया, ऑडिट हो गई, कोई कोर्ट तक अगर मामला चले गया तो वहां पर एलआईसी चाहता यह है कि कोई भी काम जो है वो काम ऐसा हो जिस पर कोई भी सवाल ना उठा पाए और एलआईसी का रेपुटेशन के ऊपर कोई बात ना आए। अब एलआईसी को यहां पर एडवाइजर से ये रिस्क था कि ठीक है कोई उंगली ना उठा पाए। उसमें यह भी बोला कि अगर एजेंट को दिया जाता ये काम
तो फिर कल कोई ये बोल सकता था भाई ये तो एजेंट के दबाव में इसने काम करवाया, इस एजेंट ने अपने फायदे के लिए ये क्लेम गलत था और सही करवा लिया, या फिर सही क्लेम था इसको गलत करवा दिया, एजेंट ने गलत जानकारी दी होगी, एजेंट का फायदा एजेंट ने कुछ फायदा उठाया होगा। ऐसे करके एलआईसी के ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लग सकते थे। एलआईसी का कहना है कि एलआईसी इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए उसने काम सेपरेट रखा, एलआईसी एजेंट का काम सेपरेट रखा, और ये इन्वेस्टिगेशन और ये सारा फाइल तैयार करने का काम उन्होंने एग्जिस्टिंग जो उनके रिटायर्ड क्लेम्स के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको सौंपने का काम किया। एक और वजह यहाँ पर ये हो सकती है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एलआईसी इसमें ये भी कह सकती है कि देखो यार हमारे को ना आगे तक रिस्पॉन्स देना होता है, हमें हायर अथॉरिटीज तक उसकी रिपोर्टिंग देनी होती है, और ये जो मामला है कई बार ब्रांच लेवल पे पास नहीं होता है, ये हमारे जोनल ऑफिस तक जाता है, डिविजनल ऑफिस तक जाता है, इसमें प्रॉपर डिटेल में ऑडिट होता है, ऑडिट टीम इसका निरीक्षण करती है और कहीं ना कहीं ये सरकार तक हमारी बात जाती है और सरकार को हमें इसका फाइनल रिपोर्टिंग देना होता है। इसलिए एलआईसी ये काम रिटायर्ड, प्रशिक्षित और निष्पक्ष अफसरों से ये काम कराना चाहती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो रिटायर्ड हो गया है ना उस पर कमीशन का कोई मतलब नहीं है, एलआईसी उसको कमीशन तो दे नहीं रही है। इसमें आपको एज ए एडवाइजर मैं अगर ये सवाल पूछूं कि इससे एजेंट का कोई नुकसान हुआ क्या, तो इसमें दोनों ही चीजें हैं। पहला, अगर नुकसान नहीं हुआ इस पे अगर मैं बताना चाहूं तो पहली बात, आपके कमीशन के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, पॉलिसी बेचने का हक आपका किसी ने नहीं छीना, आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे कंटिन्यू करते रहिए। ये सिर्फ एलआईसी की एक मुहिम है, उन लोगों को इसमें हेल्प लिया जा रहा है जो एलआईसी के क्लेम्स डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोग हैं, वो जाकर के इसकी ऑडिटिंग करेंगे और एलआईसी को फाइल देंगे, 1000 रुपये 500 रुपये जो भी उनको पता नहीं जो अमाउंट मिलेगा वो उनको मिलेगा। और सर्विसिंग आपकी बंद नहीं हुई है, आप चाहें तो ये ब्रांच से डेटा खुद भी आप ले सकते हैं, बट आपको शायद एलआईसी इसके बारे में कुछ पैसे नहीं देगी, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी काम किया है, मुझे तो आज तक 1 रुपये नहीं दिया, ठीक है। और जो एजेंट को बुरा लगा है, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूं फ्रेंड्स, और जितना प्रॉब्लम मैं आपका समझता हूं मुझे लगता है कोई भी नहीं समझता होगा, इसलिए मैंने आपके मुद्दे भी इसमें उठाए हैं। एक काम, ठीक है, एक काम जो हाथ से निकल गया है, पहला आपके हाथ से कौन सा काम निकला, आपके हाथ से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एलआईसी ने आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे हाथ से ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली है, जहां पर यार अगर वो पैसा उसको मैं दिलाता, उसकी वो फाइल अगर मैं रेडी करता तो मेरे को 1000 रुपये भी मिलते और उस क्लाइंट की सिंपैथी भी मिलती कि यार देखो भाई इसने मेरा पैसा निकलवाया, और मैं वहां से रिपीट बिजनेस भी कर सकता था। अब ये रिटायर्ड अधिकारी का क्या है भाई, ये ना तो एजेंट है, ये ना तो कोई एलआईसी का कोई ऐसा एक्टिव मेंबर है जिसका अपना कोई लालच है, इसको ना पॉलिसी बेचनी है, इसको सिर्फ और सिर्फ फाइल बना करके उसको भेज देना है। लेकिन इस बात पे भी बहुत सारे एडवाइजर्स को डाउट आ सकता है कि यार ये जो अधिकारी एग्जिस्टिंग एलआईसी का क्लेम्स डिपार्टमेंट का अधिकारी है, डेफिनेटली 1000 रुपये में तो खुश नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ तो उसको री इन्वेस्टमेंट कराने का ऐसा कुछ जुगाड़ जरूर ढूंढ सकते हैं, जहां पर ये अपने किसी चहेते एडवाइजर के कोड में वो पॉलिसी ट्रांसफर करवा करके, पैसा ट्रांसफर करवा करके, इन्वेस्टमेंट डलवा करके अपना शेयर वो ले सकता है और एलआईसी एजेंट को कुछ दे सकता है। ऐसा भी इसमें रिस्क है जिसके बारे में सर्कुलर में कोई जानकारी नहीं है, ये हमारा अपना डाउट है एज ए एलआईसी एजेंट। और थोड़ा सा अतिरिक्त कमाई करने का मौका मिल जाता उस एडवाइजर को, अगर ये काम उसको मिल जाता तो नुकसान जो हुआ है वो ऐसा कुछ नुकसान कमीशन का नहीं है, बट नुकसान जो मुझे ऐसा लग रहा है हुआ है वो ये कि अपॉर्चुनिटी का नुकसान हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी अगर हमारे को दी जाती और उसका हमें एक अमाउंट दिया जाता तो डेफिनेटली हजारों एलआईसी एजेंट, मुझे तो लगता है कि इसमें एलआईसी की भरपूर सहायता करते हैं, ठीक है। हम कस्टमर सेंट्रिक बात अगर करते हैं तो इसमें कस्टमर को आफ्टर ऑल पैसा दिया जा रहा है, भले ही मैं दिलाऊं या ब्रांच का कोई रिटायर्ड अधिकारी पैसा दिलाए या कोई और दिलाए, कस्टमर को तो पैसा दिलाने से मतलब है और वो अनक्लेम अमाउंट कस्टमर को मिल जाए। आफ्टर ऑल जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है, और एलआईसी की छवि इससे सुधरती है। अगर कस्टमर एलआईसी से इस बात से लेके नाराज है कि यार मेरा पैसा अभी एलआईसी ने दिया नहीं और एलआईसी को पैसा लौटा देती है, तो डेफिनेटली एलआईसी की इमेज बढ़ेगी, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा और आगे चल करके एजेंट को ही इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो रिटायर्ड अधिकारी बीमा बेचने वाला है नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बीमा नहीं बेच सकता, वो किसी के थ्रू या दोबारा से एलआईसी में एजेंसी लेकर के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और इसको इनकैश कर सकता है और ये मौका आपसे छीन सकता है। ये भी एक रिस्क है जिसके बारे में मुझे लगता है बात करना है। अब इसका बड़ा फायदा क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा और अगर डिटेल में इसको चर्चा करें, भाई जब पॉलिसी बेचते समय बहुत सारे एडवाइजर का ये सवाल 100% होगा कि एक बात बताओ कृष्णा भाई, पॉलिसी बेचते टाइम पे एलआईसी कहती है कि मैं अटमोस्ट गुड फेथ पे चलती हूँ, आप एजेंट जो भी पॉलिसी ला रहे हो, जो जानकारी आप दे रहे हो मेरे लिए वो सत्य है और मैं पॉलिसी लॉन्च कर रही हूँ। लेकिन जब बात पैसे देने की आ रही है तो तब मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा भाई? क्यों मैं ये फाइल मैं नहीं बना सकता था? क्यों ऐसा डाउट एलआईसी को रहा कि मैं एक तरफा फाइल बना के ले आता?
क्यों मैं ऐसा डाउट LIC को रहा मेरे ऊपर, क्यों मैं निष्पक्ष फाइल ऑडिटिंग नहीं कर सकता था, क्यों LIC को ऐसा लगा कि एज ए एडवाइज़र वो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है। तो ये सवाल बहुत गंभीर है, इसके बारे में LIC को जरूर सोचना चाहिए कि एडवाइज़र के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है, 100% आ रहा होगा। अब एजेंटों का जो तर्क है ना, वो उससे भी मैं सहमत हूँ, और ये पूरा एनालिसिस मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है। ये खुद का मेरा एनालिसिस है जिसमें मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स भी उठाए, नेगेटिव भी उठाए, एजेंट की भी बात करी, कंपनी की पक्ष रखने की भी बात करी, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक न्यूट्रल कंक्लूजन पे जाऊंगा अभी, एज ए एडवाइजर मुझे क्या लगा, और बीच बीच में मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो एजेंट पॉलिसी बेचता है, कोई भी क्लेम्स का अधिकारी पॉलिसी नहीं बेचता है। उसके बाद में KYC कौन करवाता है, LIC एजेंट करवाता है। नॉमिनेशन और सारा कुछ कौन भरवाता है, एजेंट भरवाता है। प्रीमियम कलेक्शन कौन करता है, एजेंट करवाता है। सालों साल क्लाइंट को सर्विस कौन देता है, एजेंट देता है। क्या यहाँ कहीं पर भी आपको कोई LIC का अधिकारी का नाम समझ में आ रहा है, नहीं ना। लेकिन फिर भी LIC की सोच क्या है, चलिए थोड़ा इसको LIC को अगर हम जानते हैं, LIC को हम माँ बोलते हैं, तो LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। अब LIC देखो पॉलिसी बेचते टाइम पे एजेंट की जो भूमिका है ना, वो एक सलाहकार की भूमिका होती है, एक एडवाइजर की भूमिका होती है, जहां पर हम कस्टमर के फ्यूचर गोल्स को देखते हुए एक प्रोडक्ट उसको असाइन करते हैं, और जो फैसला होता है वो हमारे कस्टमर का होता है कि उसको वो चीज़ चाहिए या नहीं। अब पैसा देने के समय, मतलब पॉलिसी बेचते टाइम पे तो ठीक है, मेरी भूमिका साफ साफ दिख रही है, कस्टमर की भूमिका दिख रही है, वहां पर LIC की भूमिका नहीं नजर आ रही। लेकिन जब मामला कानूनी हो जाता है, जब मामला कोर्ट केस तक चले जाता है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, कंपनी की आ जाती है। तो कंपनी का भी कहना सही है लॉजिकली, तो ठीक है। लेकिन अगर गलती हुई, कंपनी करी, भाई जुर्माना एजेंट को थोड़ा देना पड़ता है, जुर्माना मुझे देना पड़ता है। आए दिन आप देख रहे हो IRDAI कितने ज्यादा जुर्माने लगा रहे, कितना पेनल्टीज लगा रहा है। बदनामी किसकी होगी, एजेंट की बाद में होगी, कंपनी ज्यादा बदनाम होती है, ये भी बात सही है। और कोर्ट कौन जाएगा, एजेंट जाएगा या कंपनी जाएगी, कंपनी जाएगी। तो LIC का जो ये कहना है, इस पॉइंट में मैं सहमत हूं, बट एट द सेम टाइम ये जो मेरे सवाल है ना गंभीर, इसका जवाब LIC जरूर दे कि इतने सारे काम करवाते टाइम पे आप भरोसा कर रहे हो, और जब बात डॉकेट बनाने की, फाइल बनाने की, ऑडिट करने की आई, पैसा आप अपने एग्जिस्टिंग रिटायर्ड लोगों को दे रहे हो भाई, तो उसका क्या है, ये दोगलापन तो नहीं है। इस बारे में एजेंट जरा सोचे। अब एजेंट की नाराजगी कहाँ सही है, मैं पूरी तरीके से एजेंट को इस पे ये भी नहीं कह सकता आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल गलत हो, कुछ नहीं, बट वो पॉइंट्स में बार बार उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि एजेंट को पहले विश्वास में लिया गया, ठीक है। अगर एजेंट को पहले विश्वास में लिया जा सकता था तो एजेंट की इसमें राय ली जा सकती थी। LIC एजेंटों के कई सारी यूनियन इस देश में काम कर रही हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को एक ग्रुप मीटिंग पर लिया जाता, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा ली जाती। जहां तक अभी मेरे कॉन्टैक्ट में जितने प्रेसिडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रेसिडेंट्स को मैं जानता हूं और मेरी पर्सनल उनसे बातचीत भी है, बट किसी ने मुझे इस बारे में ये नहीं बताया, ऐसा नहीं कहा कि इसमें हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी एज अ लियाफी यूनियन के तौर पे, तो ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। और एजेंट को एक सहयोगी की तरीके से अगर शामिल किया जाता तो मुझे लगता है ज़्यादा इसको प्रोग्रेसिव तरीके से काम किया जा सकता था, और थोड़ा सा इंसेंटिवाइज अगर एजेंट को भी कर देते तो क्या ही बुरा होता, क्या ही चले जाता आपका, थोड़ा एजेंट को भी अच्छा ही लगता कि चलो यार पॉलिसी नहीं भी बिकी मेरी आज, तो कम से कम 2 फाइल ही बना दी मैंने, और आफ्टर ऑल वो पैसा जब मैं उसको दिलवा दूंगा तो मैं हक से उसको मांग सकता हूँ कि सर देखो मैंने आपकी फाइल बना दी है, कम से कम थोड़ा पैसा तो रीइन्वेस्ट कर दो। लेकिन इस एंगल में मुझे लगता है LIC ने पता नहीं सोचा या नहीं सोचा। एजेंट के लिए कोई अलग से सम्मान या रोल एक तय हो सकता था फ्रेंड्स, यहां पर एडवाइजर को सीधा सीधा इग्नोर करके सीधा अपने रिटायर्ड क्लेम्स के अधिकारियों को ये काम सौंप देना, मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा, अगर मैं एज अ LIC एजेंट इस कंक्लूजन पे पहुंचूं, थोड़ा सा मेरे को दिल में ठेस तो पहुंची है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काम करना बंद कर दूंगा या फिर ये कंपनी बहुत बेकार हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कंपनी की मजबूरी भी समझ सकता हूं कि जब मामला कोर्ट केस तक चले गया, कोई फ्रॉड वाला केस आ गया, भाई एज अ एजेंट मैं क्यों जिम्मेदारी लूंगा, मैं नहीं लेना चाहूंगा जिम्मेदारी। मैं बस इतनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था कि यार ये काम मैं भी कर सकता था, उसके 200-400 रुपए जो मिलते वो शायद मुझे भी मिल जाते। ये नॉर्मल एजेंट के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये मेरी अपनी राय है, बट ये नॉर्मल एडवाइजर ऐसा ही सोच रहा है, ऑर्डिनरी एजेंट तो ऐसा ही सोच रहा है। अब ऐसा कौन सा रिस्क था भाई जो आप ये बार बार ये कह रहे कि ये काम आपसे हो नहीं सकता था बार बार, तो यहाँ रिस्क क्या था, यहाँ पर जो रिस्क LIC को लग रहा है, इसमें 4 टाइप के रिस्क LIC को लग रहे होंगे यहाँ पर। और जहाँ तक मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, वहाँ पर उन लोगों ने, ब्रांच मैनेजर्स ने मुझे ये 4-5 टाइप के रिस्क बताए। अभी मैं उनके नाम और उन्होंने क्या रिस्क बोला वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको बना के दूँ
कि एग्जैक्टली क्या रिस्क हैं, तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ। अगर इस वीडियो में 500 लाइक आते हैं तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। रिटायर्ड अफसर ही एलआईसी ने क्यों चुना, उसके बारे में एलआईसी ने आपको बताया, क्योंकि उसको कोई सर्विस में नहीं है, उसको सर्विस में नहीं है तो उसको अपनी सैलरी वैल्यू से कोई मतलब है नहीं। कोई उसके पास ऐसा टारगेट नहीं है जो एलआईसी एजेंट के पास टारगेट है कि यार ये पॉलिसी मुझे बेचनी है, कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। उसको कोई कमीशन तो एलआईसी दे नहीं रही है और उसको कोई निजी फायदा भी इससे नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स में मुझे लूप होल्स भी नजर आते हैं, क्योंकि जहां पर आपको दिख रहा है कि इसका पैसा आ सकता है 2-4 लाख 5 लाख में दिला रहा हूं, तो डेफिनेटली उसमें ऐसा हो सकता है अंडर द टेबल कुछ काम हो जाए, करप्शन भी हो सकता है, और इनडायरेक्टली किसी एडवाइजर के साथ चुपचाप टाई अप करके ये लोग वो पॉलिसी को रीइन्वेस्ट भी करवा सकते हैं पैसे को, और अपना शेयर अलग रख करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आफ्टर ऑल एज ए एडवाइजर ये अच्छा नहीं है। ये पैसा, ये पॉलिसी, ये रेवेन्यू उस एजेंट के पास जाना चाहिए था जो दिन रात फील्ड में काम करके उस कस्टमर की सेवा कर रहा है। अब दूसरी वजह ये भी है कि पहले से जांच के काम में ये लोग अनुभवी हैं, इनको पता है कौन सा क्लेम कैसे पास होता है, क्या क्या चीज़ें पूछनी होती हैं। हो सकता है एक नॉर्मल एलआईसी एडवाइजर जाता, डिटेल पूछता, फाइल बना के ले आता, उसको हो सकता है कि उन चीज़ों में एक्सपर्टीज नहीं है जो इन एक्सपर्ट लोगों को है, जो एलआईसी में अब रिटायर्ड हो गए हैं। तो पहले डेथ क्लेम का जांच करते हैं, ठीक है, कोई रिपोर्ट लिखना जानते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ये नॉर्मल एलआईसी एजेंट को पता नहीं है ना, कानूनी भाषा को समझते हैं ताकि वो ऐसी रिपोर्ट बना करके एलआईसी को दें जो रिजेक्ट ना हो, बार बार कस्टमर को चीज़ें मांगनी ना पड़े। इन चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि यस, इनकी नॉलेज एलआईसी एजेंटों से तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तभी शायद क्या पता एलआईसी ने इनको सेलेक्ट किया होगा। तो एजेंट का काम लाना और काम समझाना, काम संभालना, ये जिम्मेदारी है, बिजनेस प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी एलआईसी की एजेंट्स की है। लेकिन उस काम को जांचना, उसको परखना, उसके बारे में एक रिपोर्ट देना, ये तो ठीक है, मानता हूं क्लेम्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये दूसरी वजह हो सकती है कि इसीलिए इन लोगों को इस काम के लिए चुना गया। तीसरी ये भी हो सकती है कल को मामला कोर्ट वोट में चले गया, कोई एक्सकलेशन आ गई, तो वहां पर एलआईसी बोलेगी देखो भैया हमने प्रशिक्षित, अधिकृत और स्वतंत्र व्यक्ति को इस काम में लगाया था, हमने कोई अपने एजेंट्स नहीं लगाए थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए कोई काम पॉलिसी में डॉक्यूमेंट दिया था और हमने क्लेम का पैसा दे दिया, ऐसा कुछ हमारे पर रिस्क नहीं आएगा। इसलिए भी मुझे लगता है एलआईसी इस बारे में एजेंट्स को नहीं सोचा होगा, एजेंट्स के बारे में। तो एलआईसी को एजेंट पर शक नहीं था, एलआईसी को सिस्टम पर सवाल उठाने का डर था, ठीक है, एलआईसी को सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने का डर था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी ने एजेंट्स को ना करवाते हुए ये काम अपने एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट अधिकारियों से करवाया होगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आज की डेट में, चलो ये तो एक मुद्दा था जो मैंने आपको बता दिया, इस पे आपकी जो भी राय हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है। अब एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए एलआईसी एजेंट, अगर मैं एक नॉर्मल एडवाइजर की तरीके से बात करूं, देखो धंधा बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर मुझे ये बोला जाता कि यार एक काम कर कृष्णा, ये 2000 लोगों की लिस्ट पकड़ और ये नोएडा में ना ये पता नहीं कहाँ है, इनको ढूंढ, पर केस का तेरे को 1000 रुपये मिलेगा और तेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि तू जा इन लोगों को ढूंढ, और अगर तूने इनका डॉक्यूमेंट इस फोल्डर में, इस फॉर्मेट में इन सवालों के जवाब लेकर के देते हुए एक मेरे को प्रीसेट फॉर्मेट दे देते और मैं गाड़ी उठाता और उन लोगों को ढूंढने चले जाता। क्यों ढूंढने जाता भाई? मैं इसलिए ढूंढने जाता क्योंकि मुझे ये पता है पहले से कि अगर ये अगर ये मुझे मिल गया तो इस फाइल का मेरे को 1000 रुपये मिलेगा, पहली बात। दूसरा, मेरे को एक और उम्मीद होती कि यार ये पैसा इसको दिला दूं तो मैं इससे कुछ मांग सकता हूं, री इन्वेस्टमेंट मांग सकता हूं। तो इस उम्मीद में मैं जरूर उस पर काम करता। अभी तक जो एडवाइजर इस पर काम कर रहे थे या कर रहे हैं, उनको वो क्लाइंट को ढूंढने का कुछ पैसा मिलता नहीं है। बस एक अपॉर्चुनिटी उनको ये रहती कि चलो यार हमने पैसा दिला दिया, वो व्यक्ति मिल गया तो हमें जो है एक अपॉर्चुनिटी होगी, गारंटी उसके भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक गारंटी जो सरकारी जो अधिकारी जो रिटायर्ड है उनको दिया गया है, वो मिनिमम उनका कन्वेंस आने जाने का खर्चा और 1500 रुपये एक फाइल का उनको खर्चा दिया जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए एडवाइजर ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे को भी दी जाती, उनको भी दी जाती, मेरे को भी दे देते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी एलआईसी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है कंपनी, और उसके पास बड़े बड़े एडवाइज़र हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, आइडिया देने के लिए। हो सकता है हमारी राय गलत भी हो जाए, बट ये एज ए एडवाइज़र मेरी ओपिनियन है। आप इस बारे में क्या सोचते बताना। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप हटा दो, मान लो इसमें नहीं मिला खत्म, लेकिन फिर भी आपको क्लाइंट तो ऑब्जेक्शन देता ही है। आप जाते हो उसके पास, सर मैं एलआईसी एजेंट हूँ, नई पॉलिसी आई है बताऊँ क्या? वो कहते हैं चलो यार बहुत पॉलिसी हुई है मेरा एजेंट है ऑलरेडी, मैं अभी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ, यहाँ है वो है, वो 1000 रीजंस दे करके आपको वहाँ से क्या कर देता है, प्रोक्रेस्टिनेट करके आपको वहाँ से
भगा देता है या फिर वो आपको टाला मटोली करता है। अगर आप चाहते हो कि पहले ही मुलाकात में क्लाइंट आपको बोले, वेलकम करे, बैठने के लिए बोले, आपसे एडवाइस ले, आपको एक सर्विस एडवाइजर माने, तो फिर कैसा हो जाए, मजा आ जाएगा। तो उसका सोल्यूशन है ये वेलकम किट। इस वेलकम किट में आपको क्या मिलता है, इस वेलकम किट में कस्टमर से बात करने के लिए आपको एक सर्विस लिस्ट मिलती है जिसमें हमने 40+ सर्विसेज लिख के दी हैं। इन सर्विसेज को जब आप क्लाइंट को बताते हो तो क्लाइंट आपसे बात करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। वो आपको ये नहीं कहता कि जाओ बात नहीं करनी है, वो खुद ही आपको सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। अच्छा यार ये ऐसा ऐसा हुआ था, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। ये सारी की सारी ट्रेनिंग मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ फ्रेंड्स, कि सर्विस लिस्ट पे आप मास्टरी कैसे करोगे। उसके बाद जैसे ही मैंने सर्विस लिस्ट उसको ऑफर करी, उसके बाद में तुरंत अपनी फाइल, ये इस तरीके की एक फाइल है मेरे पास में, आप चाहें तो अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके की फाइल में मैं उसके सामने इस फाइल को ऐसे खोल के जब रखता हूं ना, तो वो देखता है क्या है। मैं कहता हूं सर मेरे पास आपके लिए रेडीमेड 25 रेडीमेड LIC के प्लान्स हैं। जो भी आपका कोई फाइनेंशियल गोल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इससे दूसरा मैंने हुक कर दिया क्लाइंट को सवाल पूछने के लिए मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका पॉलिसी बिक सकता है तुरंत। नहीं भी बिकेगा तो कम से कम वो लीड आपकी पॉजिटिव लीड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो अभी तक रेड लीड डली हुई है। इसमें पूरा PDF प्लान डिटेल का आपको सीक्रेट फाइल मिलता है, और इसके साथ साथ पॉलिसी बिकने के पहले आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं उससे रिलेटेड अलग अलग फॉर्म्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन सर्वे फॉर्म, रिटायरमेंट सर्वे फॉर्म, लाइफ इंश्योरेंस को हेज करने वाला फॉर्म, कि उसका रिस्क कैसे डाइवर्ट करोगे आप, कैसे रिस्क कंट्रोल करोगे आप, उसका फाइनेंशियल रिस्क की प्रोफाइलिंग कैसे करोगे, प्रोडक्ट सुइटेबिलिटी उसको कैसे पता चलेगा आपको इसको क्या बेचना है। कई बार तो आप खुद मुझे कॉल करके बोलते कृष्णा भाई मैंने ये पॉलिसी बेचा, सही किया गलत किया, मतलब पॉलिसी बेचने के बाद मेरे को फोन कर रहे हैं एजेंट, पूछ रहे हैं सही बेचा गलत बेचा। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हेल्थ रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म, सेल्स की एक चेकलिस्ट, कभी भी आपने ये अगर भर दी तो आपको कस्टमर से जानकारी दोबारा जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा पॉलिसी हो गई, आप 100% चाहते होंगे कि हमेशा बढ़िया पॉलिसी चलाते रहे, मेरे को रेफरेंस देता रहे, लोन ना मांगे, सरेंडर ना करे, बढ़िया से चलता रहे मामला। अगर चाहते हो तो ये पोस्ट सेल्स फॉर्म आपको हेल्प करेंगे, क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर्म, ब्रांड एम्बेसडर फॉर्म, क्लाइंट कंफर्मेशन फॉर्म, एनुअल रिव्यू फॉर्म, क्लेम असिस्टेंट फॉर्म एंड लीगल कंसेंट फॉर्म। और इसमें हम एक और चीज बोनस के तौर पे जोड़ने जा रहे हैं जो कि है विल फॉर्म। विल फॉर्म में उसको सारा का सारा खाता खतौनी, बैंक अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकिंग डिटेल, इसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री, सारा कुछ वो एक एक्सेल फाइल में डाल सकता है। और वो एक्सेल फाइल का फॉर्मेट आप देंगे उसे। आप सोच के देखिए, अगर आपने इतनी वैल्यू किसी की लाइफ में क्रिएट करके दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पैसे तो इसके लिए नहीं रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको बार बार टालेगा? नहीं। लेकिन इसके लिए आप ये चीज तब कर पाओगे जब आपके पास ही होगी। तो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में बस इतना लिख दीजिए वेलकम किट, मैं समझ जाऊंगा आपको वेलकम किट चाहिए। 1500 रुपए की इसकी कॉस्ट है, मात्र 1500 रुपए। पूरे साल में आपको एक बार लेनी होती है ये चीज, और हर साल हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको 100% एश्योरेंस ये दे सकता हूं कि अब आपको क्लाइंट की बात करने का तरीका चेंज समझ आएगा। अब आपकी अप्रोच क्लाइंट को अप्रोच करने की चेंज हो जाएगी, और फायदा ये होगा कि आपको क्लाइंट ऐसा समझेगा यार आपसे पहले मिल चुके हैं, आप उसके शुभचिंतक बन के जा रहे हो। अब आप देने जाओगे, अभी आप लेने जा रहे थे ना, अब आप देने जाओगे। तो वेलकम किट में फायदा ये होगा, क्लाइंट आपको वेलकम कर सकता है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि क्लाइंट आपको पॉलिसी दे सकता है। तो आज आपको विजिटिंग कार्ड की जगह मुझे लगता है सर्विस लिस्ट ऑफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हैं पूछ सकते हैं। इस टाइप की फाइल आपको बनानी है, ये फाइल भी आप हमारे से ऑर्डर करवा सकते हैं, बट मिनिमम आपको 3-4 फाइलें कम से कम करनी होंगी। तो ये पूरा वेलकम किट आप ले लीजिए, 1500 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर भी मैंने पेज बना दिया है, इंस्टाग्राम पर भी पेज बना दिया है, आप चेक कर लें। कोई फीडबैक आपका है, क्वेश्चन, सजेशन, कोई कंप्लेन ही सही, इस QR कोड को स्कैन करोगे, मेरा गूगल पेज आपको दिख जाएगा। वहाँ पर लोगों का फीडबैक ही आप रेट कर सकते हो, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। और दूसरा, आप यहाँ पर गूगल में कृष्णा वाग्देल अकेडमी डालोगे तो मेरा पूरा डिटेल, मेरा ऐप, मेरी वेबसाइट, मेरा गूगल के फीडबैक सब आपको दिख जाएंगे, रेटिंग दिख जाएगी। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कॉल बैक रिक्वेस्ट चाहते हो तो QR कोड आप स्कैन कर लीजिए, मैं आपको
कॉल बैक भी कर सकता हूँ और आपकी प्रॉब्लम फ़ोन पे भी सॉल्व की जा सकती है। फ्री कंसल्टेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये सारे के सारे फ्री वीडियोज़ हमारी तरफ से आपको डेली मिलते रहेंगे। और ये लाइव वाला मॉर्निंग 5 से 6 वाला क्लास आप चैलेंज मेरा एक्सेप्ट कर लो, आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नुकसान होगा, आपको यही चीज़ पैसे में खरीदनी पड़ेगी। फ्री में लेना चाहते हैं तो आ जाइए। दूसरा, एक हमारा MDRT स्नाइपर कोर्स आ रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मात्र 6,000 रुपये फीस है। उसमें आपको 3,000 रुपये के एक्स्ट्रा बोनसेस हम देते हैं। एक छोटा कोर्स है हमारा 100 पॉलिसी सिस्टम, वो आपको मिलता है पूरे साल भर का कोर्स। और दूसरा ये जो वेलकम किट 1,500 रुपये की है, तो 1,500 रुपये के 2 बोनसेस आपको उसमें मिलते हैं। तो उसके लिए आप MDRT स्नाइपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में कोई भी फीस अगर साल भर का कोई कोर्स है तो 12,000 15,000 से नीचे कोई भी नहीं करवा रहा। मैं 6,000 रुपये में पूरे 12 महीने तक आपको पढ़ाऊंगा, वो भी प्राइवेट जूम पर। फ्री में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने दोनों ऑप्शन दिए हैं, फ्री वाले के लिए फ्री ऑप्शन रखा हुआ है, पेड वाले के लिए पेड ऑप्शन रखा हुआ है। आप जो भी कैटेगरी में आएंगे आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।